चैप्टर में हम रिलेशन क्लास 11th या 12th का जो रिलेशन एंड फंक्शन मैथ का चैप्टर है उसका हम पहला लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक टर्म से डिफाइन शुरू करते हैं, बेसिक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, ये हमें डिफाइन करना है। मान लेते हैं कि टू सेट्स है, एक ठो ए है एक बी है ना। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से लिखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू सेट बी, है ना, इसको कहते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बराबर होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ना, ये होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब हम ऑर्डर्ड पेयर के बाद सीखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। सबसे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर ही डिफाइन करना है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है अब इसके बारे में हम जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर भी एक प्रकार से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जिसमें कि टू सेट से एलिमेंट लिया था। ऑर्डर पेयर एक ऑर्डर में ही रहना चाहिए। ऑर्डर पेयर क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स इन सर्टेन ऑर्डर, है ना, का उसी का सेट रहता है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स इन ऑर्डर्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं तो समझ में अच्छी तरह से आएगा। मान लेते हैं कि दो सेट से एगो ए है जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी इस तरह से, ठीक। जरूरी नहीं है कि 4 ही एलिमेंट होगा, और भी हो सकता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ऑर्डर पेयर हमेशा अगर जो पहला एलिमेंट ए से लेंगे तो सारे एलिमेंट क्या होगा, पहला वाला ए से ही लेना पड़ेगा और दूसरा वाला बी से लेना पड़ेगा। तो इससे हम क्या ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है 1, ए 1, बी 2, सी फिर 4, डी, इस तरह से क्या हो सकता है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ना कि पहले बी वाला ले लेंगे उसके बाद ए वाला लेंगे, नहीं। जब भी ऑर्डर पेयर डिफाइन रहता है तो एक निश्चित ऑर्डर में, अगर जो हम पहला लेटर ए का ले रहे हैं तो हर एक ऑर्डर पेयर का पहला लेटर ए से ही लेंगे, ठीक है, और दूसरा लेटर है वो बी से रहना चाहिए। दरअसल मतलब कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है वो एक्स का रहता है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट मान लेंगे और इसको वाई कोऑर्डिनेट मान लेंगे, है ना। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कि जो फर्स्ट रहेगा वो फर्स्ट सेट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकेंड सेट वाला वाई कोऑर्डिनेट रहता है, और एक प्रकार के पॉइंट को ये डिनोट करता है। ऑर्डर पेयर, हर एक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को डिनोट करता है जो कि ग्राफ बना के एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया जाता है। सब एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, सेट ए से सेट बी तक ले। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस बात को ध्यान रखो, ठीक। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सीख लिए। तो अब जैसे कि हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ए से सेट बी तक, ठीक है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये निकालना है। तो ए क्रॉस बी से क्या क्या बन सकता है, ए से एक लेंगे तो जितना सारा बनेगा उतना हम बनाएंगे। यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो 4 16 बनेगा, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या क्या बनेगा, जब एक के साथ क्या आएगा, एक के साथ ए आ सकता है, एक के साथ बी आ सकता है, एक के साथ सी आ सकता है, एक के साथ डी आएगा, ठीक है। ये हो गया चार एलिमेंट। इसी तरह से आएगा, इसी तरह से आएगा 2 के साथ ए आ सकता है, 2 के साथ बी आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है ना। फिर इसी तरह से 3 के साथ ए आ सकता है, 3 के साथ बी आ सकता है, 3 के साथ सी आ सकता है, सब कॉमा में है, 3 के साथ डी आ सकता है। तो इस प्रकार से हम अगर जो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, बस इतना याद रखो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स क्या था, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये होता है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सेट ए है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, हमेशा एक निश्चित ऑर्डर में लेना है ना। तो ये ऑर्डर पेयर हो गया, तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अब हमें निकालना कि कितना एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। जब दिया रहेगा तो मान तो एक प्रकार से क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि 2 सेट्स है, सेट्स ए में 1 2 5 4 है, ठीक है, 4 एलिमेंट है। और बी सेट्स में ए बी सी है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि हाउ मेनी एलिमेंट या ऑर्डर पेयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, क्या होगा, कितना आएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ सेट ए में कितना एलिमेंट है, 4। नंबर ऑफ सेट बी में कितना एलिमेंट है, 3। तो जब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी बराबर होता है फार्मूला नंबर ऑफ सेट ए इंटू क्रॉस नंबर ऑफ सेट बी। तो मतलब 4 × 3 मतलब 12 एलिमेंट, 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 2 सेट्स का ए और बी का, तो 12 गो टोटल बनेगा, ठीक है। तो हम 12 गो बनेगा, तो मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है। तो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो 1 2 पर ए सेट में क्या था, 1 2 3 1 2 5 4 था, ये था। अब बी वाला में सेट में क्या था, ए बी सी था। तो ए के साथ ए बी सी आएगा तो क्या क्या बनेगा, 1 ए, फिर 1 बी, फिर 1 सी, ये बना। इसी प्रकार से 2 के साथ 3 गो आएगा, 2 ए इंटू 2 बी इंटू 2 सी। इसी तरह से आएगा 5 ए इंटू 5 बी इंटू 5 सी, ये हो गया। और 4 से भी 3 एलिमेंट बनेगा, 4 ए इंटू 4 बी और इंटू 4 सी। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, 4 × 3 12 गो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो हो रहा है। तो 12 गो होना भी चाहिए, क्योंकि फार्मूला से हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो 4 × 3 बराबर 12, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हो गया न कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 12 हो गया, ठीक है, क्योंकि टोटल उतना ही एलिमेंट बनेगा। अब हम जानते हैं फार्मूला से कि सबसेट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट हैविंग n एलिमेंट्स, ठीक है, इज गिवेन बाई
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स हैव एन एलिमेंट्स इज गिवन बाय 2 to the power n, ठीक है, जहाँ की क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो जैसे कि एग्जांपल में मैं लेता हूँ कि सेट ए में 1 2 6 4, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है सेट ए में, तो 4 तो कितना सबसेट होगा, तो फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए, तो ए के सारे सबसेट को निकालना है, कितना होगा वो भी निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसेट कैसे निकालते हैं ये अब प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या सबसेट हो सकता है। तो सबसेट मैं लिख रहा हूँ कि सबसेट क्या क्या हो सकता है। एक तो सबसेट होगा क्या, वो सारा का सारा एलिमेंट 1 2 6 4, एक सबसेट ये हो गया, ठीक है, ये R1 करता हूँ, मतलब ये 1 सेट हो गया, A1 कर सकता हूँ, पहला सबसेट हो गया, ठीक है। A2 दूसरा सबसेट क्या होगा, दूसरा सबसेट होगा 1 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सबसेट क्या होगा, 1 2 4 हो सकता है, ये भी एक प्रकार का सेट है। एक और सेट क्या होगा 2 6 4, ये भी एक प्रकार से सबसेट ही है, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, फिर 1 6 4 होगा, ये भी एक प्रकार के सबसेट ही है, ठीक है। ये हो गया। अब 2 2 करके लूँगा तब क्या होगा, 1 भी एक सबसेट है, 2 भी एक सबसेट है, 3 भी एक सबसेट है और 4 भी एक सबसेट है। फिर 1 2 भी एक सबसेट है, 2 3 भी एक सबसेट है, फिर 1 6 भी एक सबसेट है, इसी तरह से 1 4 भी एक सबसेट है, फिर 6 4 भी एक सबसेट है, फिर 2 4 भी एक सबसेट है, ना 6 4 भी सबसेट है, ये हो गया। और एक ठो हो जाएगा 5, तो कितना एलिमेंट होना चाहिए, 4 या 12 का होना चाहिए, 12 सेट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 to the power 16 होना चाहिए, 14, 2 गो और घट रहा है, तो 2 कौन घट रहा है, तो 4 एलिमेंट है ना, तो 4 तो 2 पावर 16 को होना चाहिए, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 हो गया, यही हमें निकालना था। तो 16 सबसेट हो गया, ठीक है, 16 सबसेट होना चाहिए, मैंने सारा सबसेट भी निकाल के दिखा दिया हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो मैं अगला चैप्टर पर रिलेशन का डेफिनेशन लिखता हूँ और रिलेशन को अच्छी तरह से समझता हूँ अगले पेज पर। रिलेशन का डिफिनीशन होता है, रिलेशन का डिफिनीशन होता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, क्योंकि 2 सेट दिया हुआ ही रहेगा, तो इसी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट ए से बी है उसी का सबसेट क्या होता है, रिलेशन कहलाता है। कोई भी एक सेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में है कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे कि मान लेता हूँ सेट ए में है 1 6 4, ठीक है, और बी सेट में दिया हुआ है ए और बी है, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर होगा 1 A 1 B, फिर इसी तरह से 6 A इंटू 6 B, इसी तरह से होगा 4 A और 4 B,
यहाँ पर मैंने सारा सेट मारा, मैं यहाँ पर मैं सारा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसमें से जो भी मैं लिखूँ या इसमें से जो भी मैं सबसेट लिखूँगा वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं कोई भी जो भी सबसेट लूँगा वो क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। तो मैं पहला सबसेट लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ R1। तो R1 में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ सबसेट। तो क्या होगा, मान लेते हैं मैं ले लिया हूँ 1, B और 1, 6, A। तो एक प्रकार से क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A और A क्रॉस B का। तो क्या हो गया, एक प्रकार के ये रिलेशन हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से रिलेशन 2 क्या निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। 1, A ले लेता हूँ और एक ठो एलिमेंट लेता हूँ 4, A। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, रिलेशन 2 दूसरा हो गया, ठीक है, रिलेशन 2। तो रिलेशन R2 बराबर, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रिलेशन R2 बराबर डिफाइन करते हैं फ्रॉम सेट A, ठीक है। रिलेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इक्वल्स टू क्या होगा, 1, A और 4, A। ये भी एक प्रकार से क्या है, रिलेशन, इस तरह से, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं होगा रिलेशन निकालने में, कि कोई भी जब 2 सेट दिया जाएगा तो रिलेशन निकालने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसे हम ग्राफिकल में से इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एक सेट है जिसमें दिया हुआ 6, 4, 3, दूसरा सेट भी दिया हुआ जिसमें है B और A, ठीक है। तो इसमें रिलेशन निकालना है, तो फ्रॉम सेट A से B निकालना है। तो हम मैपिंग कर देंगे, ठीक है। ये A सेट हो गया, ये सर्पिल आकार का, ये B सेट हो गया। तो A सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4, 6, 4, 3, इसमें क्या है, B और A। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 6 जो है B के साथ भी हो सकता है कनेक्शन, मतलब रिलेशन हो सकता है, और 6 का A से भी रिलेशन हो सकता है, 4 का A से B से रिलेशन हो सकता है, और 4 का A से रिलेशन हो सकता है। इसी तरह से सारा का रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिलेशन एक ठो निकाल देता हूँ, R1 बराबर रिलेशन निकाल रहा हूँ कि 6, देख रहा हूँ क्या 6B से भी रिलेटेड है, ठीक है, और 6A से भी रिलेटेड है, ठीक है, 4B से भी रिलेटेड है और 4A से भी रिलेटेड है। ये प्रकार का क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ अगले पेज पर। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ रिलेशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि सेट A दिया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है श्री राम जो भगवान है, श्री राम, विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली, बाबर आजम, ठीक है। ये हो गया 3 गो। और दूसरा सेट दिया हुआ है दशरथ, पाकिस्तान और इंडिया। ये 3 प्रकार से मैं 3 दे दिया हूँ। तो कर रहा है फाइंड रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, तो हम देख रहे हैं कि रिलेशन का नाम R1 दे देता हूँ, ठीक है। R1 रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट A टू सेट B। मैं देख रहा हूँ कि जो श्री राम जो है भगवान, उनसे कौन रिलेशन, वो उनसे कौन रिलेटेड है, तो दशरथ के पुत्र हैं, तो वे ये रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से जो विराट कोहली किससे रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है, कि वो इंडिया से संबंधित है। अब बाबर आजम किससे संबंधित है,
पाकिस्तान से, तो यहाँ पर कॉमा लगा करके पाकिस्तान लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से एक प्रकार से क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम कभी कभी एक ही सेट पर रिलेशन बनाया जाता है, जैसे कि हमको फाइंड करना है कि फाइंड रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल्स टू दिया हुआ 2,4 and 6। तो इसमें से रिलेशन निकालने के लिए करा है कि रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू ए मतलब कि ए ही रिलेशन ए सेट पर ही रिलेशन निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसी का एलिमेंट लेंगे, एक्स एलिमेंट भी वही लेंगे 2, और इसी में से कोई एलिमेंट लेंगे, क्योंकि एक ही सेट पर हमको रिलेशन बनाना है, उसी सेट से उसी सेट में। तो 2,4 ले लेंगे, ये हो गया, या 2,6 ले लेंगे, है ना, इस तरह से, और 4,6 ले लेंगे, 4,6। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, रिलेशन ऑन सेट ए हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया रिलेशन ऑन सेट ए। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है पहला टाइप, इसमें तो ढेर सारा टाइप है, लेकिन मेन रूप से तीन गो होता है। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, जो तो एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और चौथा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, मेन रूप से हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन बहुत ही और इम्पोर्टेंट है। अगर जो कंडीशन है एक मतलब कि शॉर्ट है, यदि कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जब तीनों रहेगा तो वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट में, एन रिलेशन है ना, ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन if and only if it is तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। जब तीनों रिलेशन होगा तभी ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अगले पेज पर पहला है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक एलिमेंट एक्स है जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, और ए पर ही डिफाइन किया हुआ वो जो रिलेशन जो है वो एक्स से ही रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग टू सेट ए, तो यहाँ पर से एक्स इज रिलेटेड टू एक्स होगा। ठीक है ना, हर एक वैल्यू के लिए एक्स जो रिलेटेड होगा ए से, जहाँ की एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, सारा के साथ सारा उसी रिलेटेड होगा। इस बात को ध्यान रखो। जैसे कि हम दो एलिमेंट ले रहे हैं कि तो ये हो गया, जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ पर ले रहे हैं कि सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, तो हम अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम जैसे कि हम R1 बना रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, ये तीनों के तीनों एलिमेंट आना ही चाहिए और उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जो एलिमेंट यहाँ रहेगा वही एलिमेंट उसी के साथ होगा। तो अगर जो हम 1 एलिमेंट लेंगे तो 1 ही लिखाना चाहिए, दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। 2 लिखेंगे तो 2 ही आना चाहिए, 3 लिखेंगे तो 3 ही आना चाहिए, और तीनों जितना भी डोमेन है वो सारे के सारे प्रेजेंट रहना चाहिए। इसमें से अगर जो कुछ भी एक छूट जाएगा
तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखो। जितना एलिमेंट है सेट ए में वो सारे के सारे एकदम दोनों रिपीट होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी रिपीट होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 सारे के सारे रहना चाहिए। एक भी ऑर्डर्ड पेयर छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में अगर जो एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट है सेट ए का इस तरह से कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो ये इम्प्लाई करता है कि वाई इज आल्सो रिलेटेड टू एक्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ। इस बात को ध्यान रखो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिलेशन ले रहा हूँ R1 उसी सेट पर जो ए बराबर मैंने ऊपर में एग्जाम्पल में लिखा हूँ 1 2 3 सेट है ये। तो R1 बराबर मैं एक अगर जो सिमेट्रिक रिलेशन बनाना चाहूँगा सेट ए से सेट ए में, तो क्या बनेगा सिमेट्रिक के लिए कि कह रहा है कि अगर जो एक्स बाई क्या सेट ए का ही एलिमेंट है, तो ए सेट क्या है ये 1 2 2, तो एक्स बराबर 1 भी हो सकता है, वाई बराबर 1 भी हो सकता है, एक्स बराबर 2 हो सकता है, वाई बराबर, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि अगर जो एक्स रिलेटेड है वाई से, मतलब अगर जो एक रिलेटेड है 2 से, ठीक है, तो सिमेट्री होने के लिए इसका उल्टा भी होना ज़रूरी है। मतलब कि 2,1 इसका उल्टा 1,2 का उल्टा क्या हो 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1,2 है तो इसका उल्टा भी तो है 2,1 है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। उसका उल्टा भी प्रेजेंट रहना चाहिए, रिलेशन में रहना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, तभी वह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगर जो नहीं है इसका उल्टा तो वह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। और चौथा में क्या है, तीसरा में ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ट्रांजिटिव में 3 कंडीशन होना चाहिए, इफ देन स्टेटमेंट बनना चाहिए। ट्रांजिटिव में करा है कि जैसे कि ए कॉमा बी एंड सी सच 3 गो इस तरह से है एलिमेंट कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए जो एलिमेंट है वो बी से रिलेटेड है, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो इम्प्लाइज कर रहा है कि ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ये कंडीशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सेट ए बराबर लिखता हूँ 1,2,3, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जो 1,2 रिलेटेड है रिलेशन से, ठीक है, रिलेशन से, और 2,3 भी रिलेटेड है रिलेशन से, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,3 भी रहना चाहिए रिलेशन में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये R1 जो मैंने रिलेशन बनाया हुआ, क्योंकि 1,2 भी है, यहाँ से देखो 1,2 भी है ना, 1,2 इसको मैं A मान लिया, उसको B मान लिया हूँ, तो ये भी है, और B, C भी है, B बराबर 2 है, B बराबर 2 और C बराबर 3 है, तो B बराबर C भी है, तो ये इम्प्लाई करा कि एक और C भी होना चाहिए, मतलब 1 और 3 भी होना चाहिए, तो 1,3 भी है, तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसमें यही कंडीशन है कि जैसे कि 1 बराबर A हो गया, B बराबर 2 हुआ, तो A इज रिलेटेड टू B हो गया, एंड B बराबर 2 ना है तो 2 इज रिलेटेड टू 3 बराबर मैंने C मान लिया, ठीक है ना। B बराबर 2 है तो B रिलेटेड टू C हो गया, तो इम्प्लाई कर रहा है कि ये रिलेटेड होना चाहिए A रिलेटेड टू C, मतलब कि यहाँ पर रखें जैसे 1,2 रिलेटेड है, यहाँ पर 2,3 रिलेटेड है, तो 1,3 भी आना चाहिए, तो 1,3 आ रहा है ना, ये यहाँ पर दिया है ना वो रिलेशन में, मतलब कि ये क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैं अगले लेक्चर में इस पर अच्छी तरह से क्वेश्चंस करूँगा, सॉल्व करूँगा, ताकि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है।